सो हे हाय हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए अपनी अनोखी मोहब्बत स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो रिद्धि होती है वो वहीं काउच पर बैठे बैठे इन सारी चीज़ों को सोच रही होती हैं। उसके बाद से वहाँ आर्या आती है और रिद्धि को उठाती है, जिस पर रिद्धि बोलती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं कुछ देर बाद आऊँगी सोने। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अगले ही पल आर्य उसे अपनी गोद में उठा लेती है और बेड की तरफ लेकर जाने लगती है। अब इसके आगे आर्य उसे गोद में उठाए ये बोलती है, पढ़ाई अब तुम सुबह कर लेना, ये टाइम सोने का है ना कि पढ़ाई करने का। रिद्धि की उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो आर्य, ये कौन सा तरीका है मुझे अंदर ले जाने का। जिस पर आर्य बोलती है, नहीं रिद्धि, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं तुम्हें इतना तो जानती हूँ कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ा तो तुम पढ़ाई करने के बजाय फिर अपने सपनों की दुनिया में सैर करने चली जाओगी। और वैसे भी अब सुबह होने वाली है, आधी से ज़्यादा रात तो बीत चुकी है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अब सो जाओ और कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर लेना। वैसे भी कल कौन सा तुम्हें कॉलेज जाना है। इतना बोलकर आर्य रिद्धि को लेकर रूम में आ जाती है। आर्य ने रिद्धि को लाकर बेड पर उसकी साइड उसको लेटा दिया और खुद भी उसके बराबर में आकर दूसरी तरफ लेट गई। रिद्धि ने उसके लेटते ही झट से करवट ली और अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। उसकी इस हरकत पर आर्य भी मुस्कुरा देती है और फिर आर्य पीछे से उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके करीब आकर उसके बालों पर एक किस करके सो जाती है। इसके बाद रिद्धि अपने मन में बोलती है, मैं अच्छे से तुम्हारी असलियत जानती हूँ आर्य। तुम कितना ही अच्छा बनने की कोशिश कर लो, कितना भी दिखावा कर लो कि तुम्हें मेरी परवाह है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ये सब सिर्फ एक नाटक कर रही हो और तुम एक अच्छी इंसान तो हो ही नहीं। ऐसे ही सोचते सोचते रिद्धि की कब आँख लग जाती है उसको भी पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह आर्य की आँख हमेशा की तरह पहले ही खुलती है। वो उठने लगती हैं, तभी देखती है कि रिद्धि एक छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही है, जिसे देखकर उसके भी फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन फिर वही मुस्कुराहट एक शैतानी मुस्कुराहट में बदल जाती है। वो बेड से धीरे से उठती है और उठकर अपनी अलमारी की तरफ चली जाती है। वो अलमारी खोलती है तो उसके अंदर एक लॉकर था, जिसको उसने एक पासवर्ड की मदद से खोला और उसमें से एक फ़ाइल निकालकर वहीं पर उसी तरह की दूसरी फ़ाइल रख दी और दोबारा से उसे पासवर्ड से लॉक करके अपनी अलमारी बंद करके रिद्धि के पास आई और उसके करीब बैठकर अपने मन में बोली, मिसेस कपूर, तुम अभी एक छोटी बच्ची हो। तुम अभी जानती नहीं हो कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। जो खेल तुम मेरे साथ खेल रही हो, उस खेल की बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ मैं। माना कि शुरू में मैं हार गई थी, लेकिन अब नहीं। मैं आर्य कपूर हूँ। मुझसे आगे की तो तुम चाह कर भी नहीं हो सकती हो। तुम्हारी सोच जहाँ खत्म होती है, मेरी वहाँ से शुरू होती है। तुम देखो कि अब आगे आगे क्या होता है। ये कहकर आर्य वहाँ से उठ जाती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहाकर वापस आती है तो देखती है रिद्धि अभी भी सो रही थी।
वो एक गहरी सांस लेकर रिद्धि के पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से बोलती है, मिसेस कपूर, उठ जाइए, सुबह हो गई है। उसके ऐसा करने से रिद्धि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों को मसल कर देखने लगी। उसने जब अपने करीब आर्य को पाया तो वो झट से उठकर बैठ गई। जिस पर आर्य बोलती है, मिसेस कपूर, उठिए और फ्रेश हो जाइए, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। आर्य की बात सुनकर वो चुपचाप उठती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है और आर्य भी रूम से बाहर चली जाती है। आर्य लिविंग रूम में बैठी अपने लैपटॉप में काम कर रही थी और मेड किचन में नाश्ता बना रही थी कि तभी उनके दरवाजे की बेल बजती है। आर्य घर के नौकर को आवाज़ लगाती है और बोलती है कि जाकर दरवाज़ा खोलिए, देखिए कौन है। उसके बाद से वो नौकर जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने ईशान खड़ा था और वो ज़ोर से चिल्लाता है, भाई, आई एम बैक। ईशान की आवाज़ सुनकर आर्य के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। आर्य ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और वहीं सोफे पर बैठते हुए बोली, वेलकम बैक होम मेरे भाई। ईशान ने अपना बैग वहीं छोड़ा और भागकर आर्य के गले लग गया। आर्य उससे खुद को छुड़वाते हुए बोलती है, अरे मेरे भाई, छोड़ मुझे, मुझे सांस नहीं आ रही है, अब क्या मार डालेगा क्या मुझे। जिस पर ईशान उसे छोड़ते हुए बोलता है, ओह सॉरी भाई। भाई, मैं जिस काम के लिए वहाँ गया था वो काम पूरा हो गया है। आप जानते हो, वो प्रोजेक्ट अपने लिमिटेड टाइम से पहले ही पूरा हो गया है। अरे उसे देखकर बोलती है, वो तो होना ही था। अब ईशान कपूर कुछ काम करे और वो समय पर ना पूरा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर वो दोनों बिजनेस की कुछ बातें करते हैं, लेकिन तभी आर्य के दिमाग में कुछ आता है और वो बोलता है, ईशान, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बिना गुस्सा किए मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस पर ईशान भी आर्य की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ भाई बोलिए, ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपको मुझसे इस तरह से कहना पड़ रहा है। आर्य बोलती है, देखो ईशान, मैं मानती हूँ कि रिद्धि गलत है, लेकिन फिर भी तुमसे कह रही हूँ कि तुम रिद्धि से नॉर्मली बिहेव करना। उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जिस पर ईशान गुस्से से बोलता है, भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे ये सब नहीं होगा। सब कुछ जानते हुए भी मैं कैसे नॉर्मल रह सकता हूँ। मैं जितनी बार उन्हें अपनी आंखों के सामने देखूंगा उतनी बार मुझे उनका दिया हुआ धोखा याद आएगा। और आप कह रहे हैं कि मैं नॉर्मल रहूं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ जानने के बाद भी आप कैसे नॉर्मल हो और उन्हें कैसे झेल रहे हो। जिस पर आर्य थोड़ा ज़ोर से बोलते हुए बोलती है, ईशान, बस करो, तुम फिर एक गलती कर रहे हो। तो ईशान बोलता है, नहीं भाई, गलती हम आज नहीं कर रहे बल्कि बहुत पहले ही कर चुके हैं, उन्हें इस घर में लाकर। जिस पर आर्य बोलती है, प्लीज़ ईशान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कैसे समझाऊं तुम्हें, ज़िंदगी के सारे फैसले जज्बातों में बहकर नहीं लिए जा सकते हैं। जिस पर ईशान भी गुस्से से बोलता है, क्या समझो भाई, और जज्बाती मैं नहीं बल्कि इस वक्त आप हो रहे हो। मैंने उन्हें क्या माना था और वो क्या निकली। अपनी बड़ी बहन के जैसा माना था मैंने उन्हें, माँ का दर्जा दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे साथ ही धोखा किया। आप ही बताओ कि कौन करता है ऐसा अपनों के साथ। आर्या बिल्कुल शांत हो जाती है और शांत भाव से बोलती है, तुम उसे गलत समझ रहे हो ईशान, वो आज भी गलत नहीं है। बस आज वो गलती दोहरा रही है जो कभी मैंने की भी नहीं थी। जब मैं प्यार में थी, वो गलत नहीं है ईशान, ये तो बस उसका प्यार है जो उससे ये सब कुछ करवा रहा है। प्यार तो अच्छे अच्छों को अंधा बना देता है।
प्यार चीज़ ही ऐसी है, इसमें सही गलत कुछ नहीं समझ में आता है। सारी दुनिया झूठी और जिससे हम प्यार करते हैं बस वही एक सच्चा लगता है। और ये सब मैं कहीं से पढ़कर नहीं बल्कि अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और जब तुम मुझे माफ़ कर सकते हो तो उसे क्यों नहीं। जिस पर ईशान बोलता है लेकिन भाई, तभी आर्य बोलती है लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तुम मेरी ज़रा सी भी इज्जत करते हो तो जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। ईशान भी उसकी बात को समझता है और बोलता है ठीक है भाई, आप जैसा चाहते हो वैसा ही करूँगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सीढ़ियों से उतरती हुई रिद्धि की आवाज़ उन्हें आती है। रिद्धि ईशान को देखकर खुशी से जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए बोलती है, ईशान तुम वापस आ गए, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये कहकर वो ईशान के पास आती है और उसके गले लग जाती है। जिस पर ईशान उससे दूर होते हुए बोलता है, हेलो भाभी, कैसे हो आप। रिद्धि को उसका ये बर्ताव कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके कहती है, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। ईशान बोलता है, आपको कैसा दिख रहा हूँ। रिद्धि बोलती है, एकदम फैंटास्टिक। तो बस मैं एकदम बढ़िया हूँ। रिद्धि बोलती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने एक बार भी इतने दिनों में मुझसे एक भी फ़ोन नहीं किया, और जब मैंने फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन उठाया भी नहीं। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो, नाराज़ हो। जिस पर ईशान बोलता है, नाराज़ हो। तो रिद्धि बोलती है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ मैं तुमसे। ईशान बोलता है, सॉरी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस काम के बीच टाइम नहीं मिलता था। जिस पर रिद्धि बोलती है, कोई नहीं, अब तुम आ गए हो तो ठीक ही है, अब सारी कमी पूरी कर लूँगी। जानते हो, तुम्हारे बिना तो घर में मन ही नहीं लगता था। फिर आर्य की तरफ देखते हुए बोलती है, अब इतने बोरिंग इंसान के साथ रहना पड़े तो किसका मन लगेगा। उसकी ये बात सुनकर ईशान चुपके से मुस्कुरा रहा होता है। जिस पर आर्य बोलती है, मुझे सब सुनाई देता है। आर्य की बात सुनकर रिद्धि हड़बड़ा जाती है और जल्दी जल्दी कहती है, ईशान तुम जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। जिस पर ईशान भी बोलता है, ओके। इतना कहकर वो भी अपने रूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में वो तीनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद ईशान उठकर अपने रूम में आराम करने के लिए चला जाता है और आर्य अपने कमरे में रेडी होने के लिए आती है। वो शीशे में देखकर अपने बाल बना रही होती है। रिद्धि उसे ही देख रही होती है और आर्य आईने की मदद से उसे देख रही होती है। उसके बाद से आर्य रिद्धि से बोलती है, रिद्धि मेरे कबर्ड में एक लॉकर है, उसमें से रेड कलर की फाइल निकाल कर देना। जिससे रिद्धि हैरानी से आर्य को देखते हुए, मैं, लेकिन मैं कैसे। आर्य बोलती है, क्यों, क्या हुआ। अरे यार, मैं जब तक रेडी होती हूँ तुम मेरी वो फाइल निकाल दो, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, इसीलिए तुमसे करने के लिए कह रही हूँ। रिद्धि बोलती है, लेकिन मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता है। तो आर्य बोलती है, तुम्हारा नाम है उसका पासवर्ड। रिद्धि ये सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। आर्य शरारत से शीशे में से उसे देखते हुए कहती है, माना कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन हर वक्त मुझे इस तरह से घूरना ठीक नहीं है। अब अगर तुम्हारा ताड़ना पूरा हो गया हो तो प्लीज़ मेरी वो फाइल निकाल दो। रिद्धि उठकर उसके कबर्ड के पास जाकर लॉकर में पासवर्ड सेट करती है और उसे खोलती है तो देखती है उसमें दो फाइल होती है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। वो जानती थी कि ब्लैक वाली फाइल ही उसे चाहिए। वो एक गहरी सांस लेकर उस रेड वाली फाइल को उठाती है और वापस से लॉकर को लॉक करके वो फाइल आर्य को देती है। आर्य भी उससे फाइल लेकर अपने बैग में रखती है और कहती है, थैंक यू मिसेस कपूर। और वो उसके फॉरहेड पर किस करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है।
उसके जाते ही रिद्धि कुणाल को मैसेज करती है, तुम मुझे 1 घंटे में मिलो, मुझे वो फाइल मिल गई है। तभी कुणाल का मैसेज आता है, फाइल लेकर हमारे फ्लैट पर आ जाओ। फिर वो लॉकर खोलकर उसमें से वो ब्लैक फाइल निकालती है और अपने मन में बोलती है, सॉरी यार, मुझे तुम्हारी ही वजह से तुम्हें धोखा देना पड़ रहा है। मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये कहकर वो फाइल अपने बैग में रखती है और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। उसे इतनी जल्दीबाजी में जाता देखकर ईशान उसके पास आता है और बोलता है, अरे भाभी, इतनी जल्दीबाजी में आप कहाँ जा रहे हो? रिद्धि उसकी बात सुनकर थोड़ा सा सकपका जाती है और रुककर बोलती है, नहीं कहीं नहीं, बस ऐसे ही। ईशान बोलता है, जहाँ तक मुझे मालूम है आज तो आपका कॉलेज भी नहीं है, फिर आप कहाँ जा रही हो? रिद्धि थोड़ा सा नॉर्मल होती है और फिर उसके माथे पर जो कुछ पसीने की बूंदें आ गई थी उसे पोंछती है और हिम्मत जुटाकर बोलती है, वो मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ईशान भी सोफे से उठकर अपनी कार की चाबी लेते हुए बोलता है, आप अकेले कहाँ परेशान हो रही हो? मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ आपको जाना है। रिद्धि ये सुनकर रिद्धि बोलती है, अरे नहीं नहीं ईशान, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अभी सुबह ही तो इतनी दूर से आए हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है तो तुम आराम करो, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम मेरी चिंता मत करो। ये कहकर रिद्धि बिना ईशान का जवाब सुने ही वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। उसके जाते ही ईशान के फेस पर भी एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और वो अपना फ़ोन निकालकर आर्य को मैसेज करता है, प्लान सक्सेसफुल आर्य भाई, भाभी फाइल लेकर यहाँ से निकल गई हैं। थोड़ी ही देर बाद रिद्धि उस फाइल को लेकर एक अपार्टमेंट में पहुंचती है। दरवाजे पर खड़े होकर उसने जैसे ही बेल बजाई वैसे ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा कुणाल ने खोला था। रिद्धि को ऐसा लगा जैसे कुणाल दरवाजे पर ही खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहा हो। रिद्धि ने अपने बैग में से वो फाइल निकालकर कुणाल को देते हुए कहा, ये लो कुणाल, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। कुणाल उससे फाइल लेकर उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू रिद्धि, थैंक यू सो मच। रिद्धि कुणाल से दूर होते हुए बोलती है, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। मैंने जो कुछ किया है वो हम दोनों के लिए ही किया है, और अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, तुम खुश हो ना? जिस पर कुणाल बोलता है, खुश नहीं, आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कहते हुए कुणाल ने रिद्धि को फिर से एक बार अपने गले लगा लिया, जो कि रिद्धि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब से उसकी शादी आर्य से हुई थी तब से रिद्धि को कुणाल का यूँ उसके करीब आना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। जिस पर रिद्धि उससे दूर होने के लिए उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तभी कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ तेजी से खींचा। तेजी से खींचने की वजह से वो सीधे जाकर उसके चेस्ट से लग गई। उसके दोनों हाथ कुणाल के चेस्ट पर थे। कुणाल रिद्धि को अपने करीब खींचकर बोलता है, क्या बात है रिद्धि, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? रिद्धि उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोलती है, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन कुणाल तुम ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कुणाल उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए और उसके फेस के बेहद करीब आकर बोलता है, क्यों छोड़ दो तुम्हें? क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आया? जिस पर रिद्धि उससे दूर करते हुए उसके सीने पर अपने हाथों से हल्का सा धक्का देते हुए बोलती है, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर जो तुम चाहोगे वो होगा, लेकिन प्लीज़ उससे पहले नहीं। और अब छोड़ो मुझे,
मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि ये सब गलत है कुणाल। लेकिन कुणाल पर तो रिद्धि की बातों का कोई असर हो ही नहीं रहा था। वो ज़बरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तो रिद्धि ने अपना सारा जोर लगाकर उसे ज़ोर से धक्का दिया और ज़ोर से चिल्लाई, पागल हो गए हो क्या कुणाल? तुम जानते हुए हो कि तुम क्या कर रहे हो? मैं मना किए जा रही हूँ फिर भी तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? रिद्धि की ये बात सुनकर कुणाल जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, शादीशुदा? क्या कहा तुमने? शादीशुदा है? रियली? तुम किस शादी की बात कर रही हो? कौन सी शादी जिसे तुम मानते ही नहीं हो? शादीशुदा होने की बात कर रही हो ना तुम? अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, कौन शादीशुदा औरत? कौन शादीशुदा औरत अपने अपने उसी पति के, पति बोलूं, चलो छोड़ो, पति ही बोलता हूँ, को धोखा देती है, हाँ, और किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में रहती है? कौन शादीशुदा औरत और किसी दूसरे आदमी के कहने पर अपने ही उस अपनी उस सो कॉल्ड वाइफ आर्य कपूर को बर्बाद कर देना चाहती है, या ये कहें कि कर देती है, नहीं कर दी है। अगर शादीशुदा औरतें ऐसी होती तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी कभी शादी ही ना हो। जिस पर रिद्धि बोलती, कुणाल, आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने आर्य के साथ ये सब किया, और मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं आर्य के साथ रहते हुए भी तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगी। जिस पर कुणाल बोलता है, रिद्धि, तुम पागल वागल तो नहीं हो ना? कैसी लड़की हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब तक तुम आर्य के साथ रहो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, और जब तुम आर्य को छोड़ दोगी तब तुम मेरे पास आओगी। मतलब तुम तो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती हो। और किसकी बात कर रही हो? जिसको तुमने अभी अभी मेरे लिए धोखा दिया है, वो भी इतना बड़ा धोखा कि वो ज़िंदगी भर भी इससे नहीं उभर पाएगी। तुम जानती भी हो तुमने मुझे क्या दिया है? तुमने मुझे उसके ड्रीम प्रोजेक्ट की फ़ाइल दी है, जिसके लिए वो आज से नहीं बल्कि पिछले 4 सालों से मेहनत कर रही है। ये वो प्रोजेक्ट है जो उसे अगर मिल जाए तो उसे आज़ाद कर देगा, लेकिन अगर उससे छीन लिया जाए तो पूरी तरह से उसको बर्बाद कर देगा। अब आर्य को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, और उसकी वजह सिर्फ तुम होगी रिद्धि, सिर्फ और सिर्फ तुम। ये कहकर वो कुछ पल तो चुप हो जाता है और फिर कुछ पल बाद बोलता है, लेकिन तुम ये सब बात लेकर क्यों बैठ गई हो? आज ये हम दोनों के बीच में तुम्हारी शादी कहाँ से आ गई? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? फिर ये बात मतलब ही कहाँ रखती है कि तुम शादीशुदा हो या नहीं? जो शादी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती उसे हम दोनों के बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो और मुझसे प्यार, तो फिर मैं भी तो बस तुम्हें थोड़ा सा ही प्यार करना चाहता हूँ। ये कहकर कुणाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। कुणाल हंसते हंसते रिद्धि के करीब आता है और उसको पकड़कर दीवार से लगा देता है। उसकी इस हरकत पर रिद्धि बोलती है, कुणाल क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। और जब कुणाल ने उसे नहीं छोड़ा तो रिद्धि ने गुस्से से उसको एक थप्पड़ लगा दिया। रिद्धि के इस तरह से थप्पड़ की वजह से कुणाल का पारा एकदम से हाई हो जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है, 2 टके की लड़की मुझ पर हाथ उठाती है? कुणाल खन्ना पर हाथ उठाती है? इतना कहकर उसने रिद्धि के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसकी वजह से रिद्धि खुद को संभाल ना सकी और जाकर जमीन पर गिर गई। उसके गाल पर कुणाल की 5 उंगलियां छप गई थी और उसके लिप्स भी कट गए थे, जिससे कि खून निकलने लगता है।
रिद्धि तो कुणाल की इस हरकत पर एकदम सन्न रह जाती है। वो आंसुओं से भरी नज़रों से उसे देखते हुए मन में बोलती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुणाल जो मुझसे इतना प्यार करता था वो मुझ पर हाथ कैसे उठा सकता है? ये सब आज क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिद्धि वहीं ज़मीन पर पड़ी थी कि कुणाल उसके करीब आता है और एक हाथ से उसके बालों को कस के पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके जबड़े को पकड़कर बोलता है, ये जो गलती तुमने की है ना रिद्धि, आज के बाद गलती से भी इस गलती को कभी मत दोहराना। मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना जो हश्र मैं तुम्हारा करूँगा ना, वो अच्छा नहीं होगा। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। रिद्धि भी उसे गुस्से से धक्का मारकर बोलती है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की और मेरे साथ ये सब करने की? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हो? कैसे मुझ पर हाथ उठा सकते हो? वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसे किसी की हंसने की आवाज़ आती है। उसने उस आवाज़ की तरफ मुड़कर देखा तो सामने कुणाल की बहन जूही खड़ी थी। कुणाल ने जूही को देखकर रिद्धि के हाथ से पकड़कर उसको जमीन से उठाया और खड़ा कर दिया। रिद्धि हैरानी से जूही को देख रही थी तो जूही बोलती है, ओ यू आर सो मच डम डार्लिंग। जब मैंने तुम्हारे बारे में कुणाल से सुना था तो मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से हमारी बातों में आ जाओगी, लेकिन सच में तुम तो इस दुनिया की सबसे बड़ी डम्बो हो। ये कहकर वो और कुणाल एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ निकलोगी कि हम लोगों के लिए अपने उस सीधी साधी शरीफ वाइफ को इतना बड़ा धोखा दोगी। माना कि तुम उससे नफ़रत करती हो, लेकिन नफ़रत का मतलब ये तो नहीं होता ना कि किसी को सड़क पर ही ले आओ। और उस बेचारी की क्या कसूर थी? यही ना कि उसने तुमसे शादी की। देखो, उस बेचारे को तुमसे शादी करने का कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है। ये कहकर वो और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। इस तरह से उसको हँसता देखकर रिद्धि के आँखों में पता नहीं क्यों आँसू आ जाते हैं और वो हकलाते हुए बोलती है, ये आपका ये आप क्या कर रही हो दी? और आज ये किस तरह की बातें कर रही हो आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप और कुणाल क्या कर रहे हो? जूही तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी जगह कुणाल कहता है, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रिद्धि। अब तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, दोबारा मुझे अपनी ये शक्ल भी मत दिखाना। रिद्धि को कुणाल से इतने बड़े धोखे की उम्मीद तो नहीं थी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले से निकल ही नहीं पा रहे थे। वो आज पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका दिल आज ना जाने कितने टुकड़ों में टूटकर बिखर चुका था। ढेर सारे सवाल थे उसके ज़हन में जिसका वो जवाब चाहती थी, लेकिन ना उसके शरीर में और ना ही उसकी ज़बान में अब कोई ताकत बची थी। वो अपने टूटे हुए दिल और सपनों के टुकड़े को समेटकर बड़ी ही मुश्किल से बोलती है, कुणाल, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर ये सब क्या है? जिस पर कुणाल रिद्धि के गाल पर हाथ लगाते हुए बोलता है, ओह रिद्धि, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो, बहुत स्वीट हो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। तुम्हें पहली बार देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पूरे कॉलेज की सबसे हॉटेस्ट लड़की थी। मैं चाहता था कि जिस लड़की के पीछे पूरा कॉलेज पागल बना घूमता है, वो लड़की मेरे पीछे पागल बनकर घूमे। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन को हराने के काम आओगी।
रिद्धि को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंखें जो अब तक रोने की वजह से लाल हो चुकी थी, उसमें अब गुस्से के भाव थे। वो कुणाल का कॉलर कस के पकड़ते हुए बोलती है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते थे कुणाल, भूलो मत। तुम्हारे लिए मैंने ये सब कुछ किया है, सबको धोखा दिया, और अब तुम मुझसे ये सब बकवास सुना रहे हो। तुमने एक बार भी नहीं, एक बार नहीं 1000 बार कहा था कि तुम प्यार करते हो मुझसे। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। कौन है ये कुणाल और जूही जो कि आर्य को बर्बाद करना चाहते हैं, और रिद्धि को इन सब में लाकर उन्होंने आर्य को इतना बड़ा धोखा दिया है। और छोड़ो, रहने दो। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।